हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड में महाभारत काल चल रहा था उसकी आज मैं आपको सेकंड वीडियो यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्क सहायक, लेखपाल, पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ, इसकी वीडियो में आपको एक वीडियो पहले भी दे चुका हूँ। तो हमारा जो आज की पहला प्रश्न रहेगा कि महाभारत काल में, तो महाभारत काल का ये रह गया था, इसमें मैं आपको करा रहा हूँ। तो महाभारत में पहाड़ के लोगों को पाषाण मोधीन तथा असम या अश्वयुद्ध विशारद भी कहा गया है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि उत्तराखंड में महाभारत में पहाड़ के लोगों को किस नाम से जाना गया है या किन नामों से जाना गया है। तो पाषाण मोधीन भी कहा गया है और अश्वयुद्ध विशारद भी कहा गया है। तो प्रश्न आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है, तो आप इन सभी को अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर करते चलिएगा। और साथ ही साथ में इनकी आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं तंगण जाति। तो तंगण जाति के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तंगण या तंगव बोलते हैं जिसको। तो महाभारत के अनुसार यह जाति कुणिंद राज्य में निवास करती थी। तो कहाँ पे निवास करती थी? महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें तो यह जाति तंगण जाति जो है कुणिंद राज्य में निवास करती थी। तो कुणिंदों के समय में कहाँ पे आई थी? उत्तराखंड में ये जाति आई थी, ठीक है। तो उन्हीं के समय में ये क्या करती थी? यहाँ पर निवास करती थी। इनका क्षेत्र जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। तो जहाँ पर ये निवास करते थे उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोशीमठ, भी जोशीमठ के नाम से भी जाना गया है। इस जाति ने युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में पीपली का स्वर्ण दान दिया था। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में किस जाति ने पीपली का स्वर्ण दान दिया था। तो पीपली का स्वर्ण, ठीक है, तो पीपली का स्वर्ण किस जाति ने दान दिया? तो किस जाति ने दिया? तंगण या तंगव जाति। तंगण भी या तंगव जाति भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दान दिया था। यह जाति तिब्बत से सुहागे का व्यापार करती थी। तो ये जाति कौन सा व्यापार करती थी? सुहागे का व्यापार करती थी। कहाँ से करती थी? तिब्बत से। तो तिब्बत से सुहागे का व्यापार कौन सी जाति कर रहे हैं यहाँ पे? तंगण या तंगव जाति यहाँ पर कर रहे हैं। और महाभारत के अनुसार ये सब बातें कही गई है। तो प्रश्न भी आपके पास आ जाए, यह किस ग्रंथ के अनुसार तंगव जाति तिब्बत से सुहागे का व्यापार करती थी, ठीक है। तो कहाँ से किस ग्रंथ के अनुसार करती थी? महाभारत के अनुसार करती थी। फिर नेक्स्ट आएगा कि सुहागे को संस्कृत में टंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहागे को संस्कृत में टंकण कहते हैं। टंकण नाम जानने से ही इसीलिए इस जाति का जो नाम है तंगण जाति पड़ा, ठीक है। तो तंगण जाति इसका नाम यहाँ पे पड़ा। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार और बता दूं कि जो तंगव जाति थी ये कहाँ पे निवास करती थी? महाभारत कुणिंद राज में निवास करती थी। और कुणिंद राज में जो है जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र में निवास करती थी। और इन्होंने क्या किया था? युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में पीपली का स्वर्ण दान दिया था। और ये जाति क्या गई? तिब्बत से सुहागे का व्यापार करती थी। और सुहागे को संस्कृत में हम टंकण कहते हैं। इसी टंकण के नाम से इस जाति का नाम तंगण पड़ा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिए और अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर कीजिए। फिर नेक्स्ट है कि महाभारत के वन पर्व में कुणिंद राजा सुबाहु को क्या कहा गया? तो कुणिंद राजा सुबाहु को किरात राज भी कहा गया। तो महाभारत के किस पर्व में कुणिंद राजा सुबाहु को किरात राज कहा गया? तो किस पर्व में कहा गया? यहाँ पे वन पर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रश्न निकल रहे हैं आपके। तो दो प्रश्न कौन कौन से? जैसे महाभारत के किस पर्व में कुणिंद राजा सुबाहु को किरात राज कहा गया? तो वन पर्व में कहा गया है। या वन पर्व में कुणिंद राजा सुबाहु को क्या कहा गया? तो किरात राज कहा गया है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। केदारनाथ का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो केदारनाथ का प्राचीनतम उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि महाभारत में बद्रीनाथ को क्या कहा गया? तो महाभारत में बद्रीनाथ को विशालपुरी कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, वन लाइनर पर्सन है। तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से देखिए और समझिए, ठीक है। फिर ताम्र लेखक जोइसी कहलाते हैं।
ताम्र लेखक क्या कहलाते हैं, जोइसी कहलाते हैं। तो मतलब इनके समय में ताम्र लेख मिले हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जोइसी कहलाते। जो ताम्रपत्र लेखक हैं, जो ताम्रपत्र लेखक होते हैं, उन जो लेख लिखते हैं ताम्रपत्र को, उनको क्या कहा गया है, जोइसी कहा गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप सभी को इनको देखिए अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, कार्तिकेयपुर जोशीमठ से प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कार्तिकेयपुर जोशीमठ से में प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न यही पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त, कार्तिकेयपुर जोशीमठ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा जिले में शिला चित्रों को, अल्मोड़ा जिले में जो या शिला चित्र मिले हैं उनको कौन प्रकाश मिला, तो कौन लाए, एमपी जोशी। तो एमपी जोशी वहाँ पे ऑप्शन में आएगा। तो एमपी जोशी जो है अल्मोड़ा में शैल चित्रों को प्रकाश में कौन लाए, एमपी जोशी प्रकाश में लाए थे, ठीक है। तो आप इनको नोट करते चले, यही बात मैं आपको बार बार भी बोल रहा हूँ कि ग्वारख्या गुफा की खोज, ग्वारख्या गुफा की खोज किसने की थी यहाँ पे, राकेश भट्ट ने, या उसको उजागर किया था। तो ग्वारख्या गुफा की खोज किसने की थी, राकेश भट्ट ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा में 1986 में ताम्र संस्कृति प्रकाश में आई, जिसके बाद बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मूर्ति मिली है। तो वो किसने खोजी है वहाँ पे, एमपी जोशी ने खोजी है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि अल्मोड़ा में ताम्र संस्कृति कब प्रकाश में आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि अल्मोड़ा में ताम्र संस्कृति कब प्रकाश में, तो कब आई थी, 1986 में प्रकाश में आई। अब यहाँ पे पहला प्रश्न ये निकल गया। अब दूसरा कैसे निकलेगा कि बनकोट पिथौरागढ़ क्षेत्र से 8 ताम्र मूर्ति खोजी, तो किसने खोजी, एमपी जोशी ने खोजी, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है कि कौशल सक्सेना ने हल्द्वानी से तांबे के सामान प्राप्त किए। तो प्रश्न आया कि हल्द्वानी से तांबे के सामान किसने प्राप्त किया, किसने उजागर किए, ठीक है। तो किसने खोजे, तो कौशल सक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर कौशल सक्सेना हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वप्रथम महापाषाण संस्कृति के अवशेष 1856 में प्रोफेसर हैनवुड ने देवीधुरा में खोजे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम महापाषाण संस्कृति के अवशेष 1856 में खोजे, और ये किसने खोजे, प्रोफेसर हैनवुड ने खोजे। कहाँ पे, देवीधुरा में इन्होंने खोजे थे। फिर नेक्स्ट यहीं से हम पढ़ेंगे कि जैसे इसका बता दूं पहले मैं आपको कि उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम थे, प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम महापाषाण संस्कृति के अवशेष किसने खोजे, तो किसने खोजे, प्रोफेसर हैनवुड ने खोजे। या आ जाए प्रोफेसर हैनवुड ने खोजे, कब खोजे, 1856 में खोजे थे। और हैनवुड ने कहाँ पे खोजे, देवीधुरा में यहाँ पे खोजे, देवीधुरा चंपावत में खोजे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी लाइन में से मैंने आपको 3 प्रश्न यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि 1877 में द्वाराहाट में रिवेट कार्नग ने खोजे। 1877 में किसने खोजे, द्वाराहाट अल्मोड़ा में रिवेट कार्नग ने खोजे। इन्होंने द्वाराहाट के चंडेश्वर महादेव मंदिर के पास ये क्या खोजे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पे खोजे थे, चंडेश्वर मंदिर के पास खोजे थे। किन्होंने खोजे थे, यहाँ पे रिवेट कार्नग ने, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि यशोधर मठपाल ने अल्मोड़ा के जोयो, नौगांव, मुनिया की ढाई आदि स्थानों से अवशेष खोजे हैं। जो कौन से गांव से, जैसे कि नौला या जोल गांव में भी इन्होंने यहाँ पे कुछ अवशेष खोजे हैं। तो जोयो, नौगांव, मुनिया की ढाई में आदि स्थानों से अवशेष प्राप्त किए हैं। तो किसने किए हैं यहाँ पे, यशोधर मठपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका प्रश्न ऐसे बनेगा हमारे पास कि अल्मोड़ा के जोयो, नौगांव या मुनिया की ढाई आदि स्थानों से अवशेष प्राप्त किए हैं या खोजे हैं। तो किसने किए हैं, यशोधर मठपाल ने किए हैं या खोजे हैं, ठीक है। और जोल, नौगांव, अल्मोड़ा में भी इन्होंने क्या है, अवशेष यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त किए हैं। फिर नेक्स्ट आएगा कप मार्क्स। काफ़ी बार प्रश्न आया कप मार्क्स। ये कप मार्क्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि ये चट्टानों पर कप की आकृति के चित्र होते हैं। क्या होते हैं,
कप की आकृति के चित्र होते हैं जिनको सर्वप्रथम अल्मोड़ा क्षेत्र में 1877 में रिवेट कॉर्नक ने देखा था। किसने देखा? रिवेट कॉर्नक ने यहाँ पे 1877 में यहाँ पे इन्होंने देखा। ये चट्टानों पर क्या होता है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उनमें या गुफाएं होती हैं, तो उनमें क्या देखा है, कप की आकृति के चित्र थे, उन्हीं को कप मार्क्स कहा गया। तो प्रश्न आ जाए कि कप मार्क्स सर्वप्रथम अल्मोड़ा क्षेत्र में कब खोजे? तो कब खोजे? 1877 में खोजे गए थे। और किसने खोजे थे? रिवेट कॉर्नक ने खोजे थे। फिर नेक्स्ट आएगा एमपी जोशी के अनुसार। एमपी जोशी के अनुसार यहाँ बता रहा हूँ, ये कप मार्क्स 7 प्रकार के थे। खोजे किसने थे? यहाँ पे रिवेट कॉर्नक ने। और एमपी जोशी के अनुसार ये 7 प्रकार के कप यहाँ पे बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 7। जोशी जी मानते हैं कि महापाषाण संस्कृति के लोग टांक जनजाति या मूल्य जनजाति के लोग रहे होंगे। मतलब यहाँ पे महापाषाण संस्कृति के लोग रहे हैं। ठीक है, महापाषाण संस्कृति में जो लोग थे टांक जनजाति या मूल्य जनजाति के ऐसे लोग यहाँ पे रहे हैं। फिर यहाँ पे जोशी इन्हें बगवाली पोखर धनकल संस्कृति नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोशी कौन सा नाम देते हैं? एमपी जोशी इन्हें यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे इन्हें बगवाली पोखर धनकल। तो बगवाली पोखर धनकल ये क्या है? एक संस्कृत नाम दे रहे हैं। तो संस्कृत नाम यहाँ पे इनको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है कि कालसी अलकनंदा घाटी से प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण क्या क्या हैं? तो कालसी जो है, कालसी देहरादून में पड़ता है। तो अलकनंदा घाटी से प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे कि हस्तकुठार, छुर, छिद्रक, कतर। ये मतलब कुछ पत्थरों के औजार हैं, ब्रिक, छोटे ब्रिक, इस तरीके से पत्थरों के औजार थे। तो हस्तकुठार, छुर, छिद्रक हैं, इस तरीके से हमारे पास पत्थरों के औजार मिले। तो कहाँ से मिले हैं? कालसी से प्रागैतिहासिक उपकरण मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो हस्तकुठार, छुर, छिद्रक, कतर आदि मिले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देवलगढ़ व कुलसियारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। तो प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस स्थान से मूर्ति पीठिका लेख मिले? तो किस स्थान से मिले? देवलगढ़ व कुलसियारी से हमें मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। फिर नेक्स्ट है काष्ठ मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो काष्ठ मंदिर के अवशेष हमें किस घाटी से मिले हैं? यमुना टोन्स यमुना घाटी से मिले हैं। तो काष्ठ मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले? हमें टोन्स यमुना घाटी से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है कि जोशीमठ व पांडुकेश्वर जो है यहाँ पे ग्रीक कला के मंदिर हैं। तो ग्रीक कला के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? जोशीमठ व पांडुकेश्वर। तो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में किस कला के मंदिर मिले हैं? हमें ग्रीक कला के मंदिर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीक कला के मंदिर मिले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो ये प्रश्न थे, प्रश्न भी आपके पास यहाँ से इस तरीके से आएगा कि ग्रीक निम्न में किस स्थान से ग्रीक कला के मंदिर मिले हैं, या फिर काष्ठ मंदिर के अवशेष हमें किस घाटी से मिले हैं। ठीक है, तो या मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से मिले हैं। तो इस तरीके से हमें प्रश्न मिलेंगे और ऑप्शन भी हमें वहाँ पे इन्हीं में से मिलेंगे। तो ऑप्शन आप अच्छे तरीके से इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से याद करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।